तो आज मैं आपको लोगों को इन्वर्टर के डाटा शीट के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। इन्वर्टर्स के टाइप्स भी बताऊंगा, इन्वर्टर किस टाइप के होते हैं, और जो सोलर इन्वर्टर के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। देखिए, ये एक इन्वर्टर की डाटा शीट है। सोलर ये स्ट्रिंग इन्वर्टर। अपने इन्वर्टर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेंट्रल इन्वर्टर, ओके। दूसरा होता है स्ट्रिंग इन्वर्टर, तीसरा होता है माइक्रो इन्वर्टर। अब जो सेंट्रल इन्वर्टर होता है ये लार्ज पावर स्केल में यूज होता है, मतलब बड़ा साइज का होता है, 500 किलोवाट 250 किलोवाट तक का भी होता है, एक्स्ट्रा लार्ज भी होता है। तो ये क्या होता है, अगर चाहो तो आप सिंगल यूज कर सकते हो, बड़े प्रोजेक्ट में मेगावाट का स्केल का प्रोजेक्ट है, अगर 2 या 3 यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइजिंग के हिसाब से करते हो। और जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है कि ये भी 250 किलोवाट तक में, मतलब ये मैक्सिमम 100 किलोवाट तक में आता है, 1 से लेकर 100 किलोवाट तक में स्ट्रिंग इन्वर्टर आता है। तो स्ट्रिंग में क्या है, इसमें 100 किलोवाट तक की स्ट्रिंग आप इसके अंदर जोड़ सकते हो। जो स्ट्रिंग एक वन स्ट्रिंग बनाई हुई है, दूसरी स्ट्रिंग जोड़ सकते हो, इस टाइप से जोड़ के उसको कर सकते हो। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताऊंगा। जो माइक्रो इन्वर्टर होता है, ये छोटा इन्वर्टर होता है, ये हर मॉड्यूल के बाद लगता है। हर मॉड्यूल के बाद डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चलो इसके बारे में तो आपको बाद में नॉलेज देता हूँ मैं, पहले आप ये देख लीजिए। अब ये तीन तीन इन्वर्टर दिखाए हुए हैं। पहला इन्वर्टर दिखाया 50 के, दूसरा 60 के, तीसरा 70 के। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जो हमेशा जो इन्वर्टर क्या है, एसी जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम देखते हैं, आउटपुट पावर को देखते हैं। तो आउटपुट पावर सपोज करो 50 किलोवाट है, तो डीसी पावर इससे अप्रोक्सीमेट 20% आपकी ज्यादा रहती है। क्यों? तो डीसी में जो लॉसेस होती है, लॉसेस को लॉस करने के बाद, लॉसेस को निकालने के बाद जो आउटपुट आता है उसको एसी में इंक्लूड करते हैं। इसलिए डीसी की साइजिंग हमेशा थोड़ी ज्यादा रहती है कि अकॉर्डिंग, अगर 6 किलोवाट 600 किलोवाट है तो आप 500 किलोवाट तक एसी में कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि अब 600 किलोवाट 600 किलोवाट पीक का आपका डीसी पावर है, अगर 600 की आप लोग फालतू में पैसा वेस्ट करोगे, जबकि इसका आउटपुट आएगा ही 500 किलोवाट तक, तो आप 500 किलोवाट तक का ही इंस्टॉल करेंगे ना। तो यही इसमें दिखाया गया है। अब देखो, और इनपुट पावर कितना दिखा रहा है, 55 किलोवाट, 66 किलोवाट, 77 किलोवाट। क्या दिखा रहा है किलोवाट में, 50 किलोवाट, 60 किलोवाट, 70 किलोवाट, ठीक है। अब इसमें 3 MPPT हैं इस वाले में। एमपीपीटी क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर होता है। एमपीपीटी का ये फायदा होता है कि अलग अलग जो, देखिए आप देखो उसमें वोल्टेज भी दिखा रहा है, अलग अलग जो वाट की, सॉरी वाट दिखा रहा है, अलग अलग वाट की एक एक एमपीपीटी में अलग अलग आप स्ट्रिंग मैच कर सकते हो। अगर सपोज करो कि आप कि एक स्ट्रिंग में 20 मॉड्यूल है, एक स्ट्रिंग में 19 मॉड्यूल है, आप इसको एक एमपीपीटी में जोड़ना चाहोगे तो नहीं जोड़ पाओगे, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जो लोवेस्ट जो रहेगा वोल्टेज को आपको मैच करना ही पड़ता है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एमपीपीटी में 20 मॉड्यूल वाला जोड़ना पड़ेगा, एक एमपीपीटी में 19 मॉड्यूल वाला जोड़ना पड़ेगा। उसी के ऊपर आपकी पावर डिपेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप से इसके एमपीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है, जितने एमपीपीटी उतना ठीक है। अब देखो, एक एमपीपीटी पहले 3 एमपीपीटी दिए हुए हैं, एक 22 किलोवाट 22 किलोवाट का, एक 16 किलोवाट का, 16 किलोवाट है। इसमें 22 के तीनों दिए हुए हैं, इसमें 26 के तीनों दिए हुए हैं। देखो, नंबर ऑफ एमपीपीटी दिखाया हुआ आपको 3 है, ठीक है। और नंबर ऑफ डीसी इनपुट, इन दोनों में चार डीसी इनपुट कर सकते हो। इसमें डीसी का 4 3 3 होगा। एक एमपीपीटी में 3 इनपुट कर सकते हो, पहले वाले में 4 कर सकते हो, दूसरे वाले में 3, दूसरे में 3, ठीक है। अब मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 1000 वोल्टेज, ठीक है, 1000 जो अपना केवीपी होगा, पीक किलोवाट
वोल्ट पीक तो उसको कर सकते हो। ठीक है, इसको इनपुट वोल्ट इन्वर्टर को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, और रेटेड इसमें इतना है। और एमपीपीटी रेंज ये है इसकी 250 वोल्ट से लेकर 960 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो सोलर स्ट्रिंग की साइजिंग होगी, सोलर स्ट्रिंग की साइजिंग आपको ये एमपीपीटी रेंज पे करना पड़ता है। अभी वो बाद में सोलर स्ट्रिंग साइजिंग दिखाएंगे कि एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल हो सकते हैं, वो इन्वर्टर पे ही डिसाइड आपका करता है एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल हो सकते हैं। अगर इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो भी मॉड्यूल हो मिनिमम और मैक्सिमम, वो मिनिमम जो है वो कम 250 से ऊपर होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 960 से नीचे होने चाहिए। ये है इसका आपका कहने का मतलब है वोल्ट। उनका जो कॉम्बिनेशन वोल्ट होगा जिनको सीरीज में करके जो वोल्टेज बनाया है, इतने वोल्टेज के रेंज में बीच में रहना चाहिए। वो आपको मैं बाद में चलो दिखाऊंगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रिंग साइज वो स्ट्रिंग साइजिंग वगैरह कैसे करते हैं, वो आपको मैं बात बताऊंगा। देखो फुल लोड पे जो डीसी वोल्टेज होगा वो दिखा रहा है क्या रेंजेस रहेगी फुल लोड पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फुल लोड पे इस वोल्ट के लिए 660 से ऊपर ही रखना है वोल्टेज को। क्लियर है, 660 और 800 के बीच में रखना है साइजिंग। फुल लोड मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को कंसीडर करके चलते हैं। ये तो आपका तो 25 डिग्री लेके आपने एसटीसी कंडीशन में किया हुआ है, पर आपका अगर जब वोल्ट टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दो 960 से वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज मतलब ये है कहने का मतलब। तो आपको जो साइजिंग करनी है वो नियर अबाउट आपको करनी पड़ेगी। मतलब ये मान के चलो आप 800 850 के बीच में करोगे सफिशियंट रहेगा। अब इनपुट करंट दिखाया हुआ है, आपको करंट मैच करना पड़ता है जो एमपीपीटी में करना पड़ता है, क्योंकि आपको वोल्टेज जो आपके सोलर मॉड्यूल को सीरीज में करके वोल्टेज तो कर लेते हो। एक सीरीज बनाई आपने, सपोज करो कि ये 700 वोल्ट की आपने बना दी। अब दूसरी आपने स्ट्रिंग बनाई, वो भी 700 वोल्ट की हो गई। लेकिन अब इन दोनों करंट क्या हुआ, इसका मान लो 10 एम्पियर करंट है, इसका भी 10 एम्पियर करंट है, तो वो करंट आपको देखना है कि इससे एक्सीड नहीं कर सकते। जो पहले एमपीपीटी हम 40 एम्पियर से एक्सीड नहीं कर सकते, और जैसा 10 एम्पियर आता है तो आप इसमें 4 स्ट्रिंग नहीं जोड़ पाओगे। वैसा तो इसमें दिखाया ये इनपुट डीसी का 3 का है, लेकिन आप इसमें 3 से नहीं जोड़, मतलब है 4 नहीं जोड़ सकते। वो भी कहने का मतलब ये 10 एम्पियर का एक स्ट्रिंग जोड़ सकते हो। क्लियर, मैक्सिमम इनपुट करंट पर स्ट्रिंग मतलब वो एक स्ट्रिंग में आपका 12 एम्पियर से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ये बताना चाह रहा है। शॉर्ट सर्किट करंट जो आपको बताया था, जो मॉड्यूल में होता है शॉर्ट सर्किट, जब फॉल्ट होता है शॉर्ट करंट के लिए ये होता है। अब रेटेड पावर इसकी कितनी है, 50 किलोवाट। ये देखिए, ये हम एसी साइड आ गए। अब 50 किलोवाट, ये 50 किलोवाट हो गई, ये 60 किलोवाट हो गई, ये 70 किलोवाट हो गई। क्लियर, और ये एसी पावर है, वो पावर फैक्टर के ऊपर है, जबकि इसमें पावर फैक्टर का नहीं एक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर ये होती है, इसका क्यों दिया हुआ है कि एमपीपीटी के अकॉर्डिंग इसको बोल दिया हुआ है 15 केवीए का दिया हुआ है। तभी तो मैंने बोला कि इसकी सेटिंग करनी पड़ती है आपको रिएक्टिव पावर के लिए, क्योंकि जब ये डायरेक्ट आप ग्रिड के साथ इंजेक्ट कर दोगे तो इसको डायरेक्ट ग्रिड से इंजेक्ट करते हो तो उससे क्या है, हमेशा एक्टिव पावर निकलती है, ट्रू पावर निकलती है। ट्रू पावर तो ये देता है, पर जो ग्रिड में आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो वहीं वहीं स्टेबल स्टेट में रह जाती है। जो ऑलरेडी उसमें ट्रू पावर है वो, और साथ में आपने जो सोलर प्रोजेक्ट की इसमें ट्रू पावर दे दी है, वो दोनों एडअप हो जाती है। पर आपकी रिएक्टिव पावर वहीं तो ही रह जाती है। तो आपको जब रिएक्टिव पावर नहीं होती है उसके अंदर, तो आपको पेनल्टी, ग्रिड वाला पेनल्टी आपको दे सकता है। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए आपको रिएक्टिव पावर भी सेटिंग करनी पड़ती है इसकी, तो वो भी चीज ध्यान रखना। और जो आउटपुट करंट 80 एम्पियर 90 एम्पियर उस एसी साइड का देखिए। और जो ग्रिड वोल्टेज दिखाया हुआ है P3 फेस न्यूट्रल फेस अब ठीक है, ये दिखाया हुआ है 380 VAC, 230 से लेकर 400 VAC। तो ये आपका ग्रिड वोल्टेज हो जाएगा। जो आपकी ग्रिड वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा तो वो इसको अब 230 से 240 कर सकता है।
415 लेकर 400 तक का मैनेज कर लेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ग्रिड वोल्टेज रेंजेस क्या है ये देख लीजिए, ये देखिए। फ्रिक्वेंसी क्या है, वो 50 हर्ट्ज, चलो ठीक है। फ्रिक्वेंसी में जो फ्लक्चुएशन वो ये है। एक्टिव पावर एडजस्टेबल 0 से 100%, ठीक है। टीडीआई टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन, ये होता है टीडीआई, टीएचडी टोटल हार्मोनिक्स डिस्टोर्शन, ये लेस देन 3% है। अब हार्मोनिक्स क्या होता है? हार्मोनिक्स आपने सुना होगा, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स, ये कैसे क्रिएट होते हैं? क्या होता है कि आपके एक होते हैं लीनियर डिवाइस, एक होते हैं नॉन लीनियर डिवाइस। अब लीनियर डिवाइस वो होते हैं जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल होते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का मैं आपको कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी भी बीच में करती हूँ, फ्रिक्वेंसी कहीं कहीं हाई होती है, और लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वाला होता है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है। तो उन फ्रिक्वेंसी के चलते जो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी में डिस्टोर्शन आता है उसको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब हार्मोनिक्स को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में तो आपको देखना पड़ता है कि हार्मोनिक्स फिल्टर लगाते हो, ठीक है। अब हार्मोनिक्स फिल्टर साइजिंग करके उसमें कैपेसिटर होता है। वही चीज बोलना चाह रहा है कि अगर 3% से हार्मोनिक कम है तो आपके पावर फैक्टर पे उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप हार्मोनिक 3% से ज्यादा होते हैं तो जो आप ग्रिड के साथ अटैच कर रहे हो, इस इन्वर्टर को ग्रिड से इन्वर्ट कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, अटैच करने के बाद क्या होगा, उसके पावर फैक्टर में प्रॉब्लम आएगी, आपको पेनल्टी भी लग सकती है, और आप उस ग्रिड का जो पावर फैक्टर को पूरा कर सकते हो। तो ये चीजों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को अगर इससे ज्यादा आ जाती है गलती से तो आपको हार्मोनिक फिल्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पावर फैक्टर देखो 1 तो डिफॉल्ट होता है, ये यूनिटी पावर फैक्टर, और एडजस्टेबल क्या, -0.8 से +0.8। अब की इसकी एफिशिएंसी देख लीजिए, कुछ लॉसेस हो ही जाती हैं क्योंकि कुछ सोलर इन्वर्टर को जो होता है उसको खुद में सेल्फ के लिए कुछ पावर चाहिए होती है, तो खुद को सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ पावर ले लेता है। कुछ थोड़ी बहुत जो लॉसेस हो जाती है इंटरनली, उसके चलते इसकी एफिशिएंसी में देखो इतना ड्रॉप आ जाता है। तो वो एफिशिएंसी का दिखाया है कि एफिशिएंसी ये है, ठीक है। इसके इंटरनली भी खुद भी सेल्फ कंजम्पशन भी कुछ होती है तो उसमें भी इसका ड्रॉप हो जाता है। एमपीपीटी जो एफिशिएंसी है वो 1 सेल्फ कंजम्पशन देखो एट नाइट दिखाई हुआ 1 वाट का दिखाई हुआ है, लेस देन 1 वाट, ठीक है। इसका सेल्फ कंजम्पशन जो रात में है वो लेस देन 1। एमपीपीटी एफिशिएंसी दिखाया मोर देन 99.9, ठीक। तो एमपीपीटी एफिशिएंसी होगी तो सेल्फ कंजम्पशन में जैसा 1 वाट ले रहा है तो इसके चक्कर में चलते लॉस आ रहा है, इसलिए एफिशिएंसी हल्की से ड्रॉप हो रही है। क्लियर हो चुका है? डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन ये है इसमें। अब ये क्या होता है डीसी रिवर्स पोलैरिटी? अब क्या होता है, अब सोलर मॉड्यूल से इसको वोल्टेज दे रहे हो, सोलर मॉड्यूल से आप इन्वर्टर तक आपका पावर जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये इधर ही। अब आप चाहो ये है कि इससे इधर से इसका करंट इधर ना आ जाए। अगर इधर आ गया तो आपको पता है कि जब दो आपस में वोल्टेज में करते हैं कि शॉर्ट होने का सोलर मॉड्यूल ब्रेक डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी प्रोटेक्शन है कि नहीं है, ये रिवर्स साइड नहीं आए, वो ये चीज बताना चल रहा है, ठीक है। डीसी स्विच है, प्रोटेक्शन क्लास 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। प्रोटेक्शन क्लास 1 सेकंड थर्ड तीनों, ठीक है। ओवर वोल्टेज कैटेगरी है। इनपुट और आउटपुट सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी पीवी टाइप सेकंड स्टैंडर्ड है स्विचिंग के लिए, जो मैंने आपको एसपीडी का बताया था। क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 क्या होता है? क्लास 1 होता है लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए, क्लास 2 था स्विचिंग प्रोटेक्शन के लिए, क्लास 3 होता है लाइटिंग प्लस स्विचिंग के लिए। तो अपने को तो यहाँ स्विचिंग की जरूरत है, तो स्विचिंग वाला क्लास 2 है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे होता है। सेफ्टी प्रोटेक्शन, एंटी आइसलैंडिंग। ये आइसलैंडिंग क्या होता है? आइसलैंडिंग क्या होता है कि सपोज करो आपका ग्रिड में ब्रेकडाउन हुआ है, या ग्रिड में आपके उसने शट डाउन लिया हुआ है ग्रिड वालों ने,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका सोलर जो मॉड्यूल है वो तो पावर जनरेट करता रहेगा, और ग्रिड का शटडाउन ले लिया, इसमें सप्लाई है, नो सप्लाई, पर आपका सोलर मॉड्यूल पावर जनरेट करता रहेगा। अब सोलर पावर मॉड्यूल जनरेट करके इन्वर्टर को सप्लाई देता ही रहेगा, और इन्वर्टर जब इसको ग्रिड को सप्लाई दे देगा तो समझ करो कोई यहाँ काम कर रहा है, इसने शटडाउन लिया हुआ है, कोई पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, वो बंदा मर सकता है या गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि ये करंट उसमें फ्लो हो जाएगा। तो इस करंट को फ्लो होने के लिए एक फीचर्स होता है एंटी आइसलैंडिंग। तो अब जब देखेगा इसमें ग्रिड में सप्लाई नहीं है, ग्रिड की सप्लाई जीरो है, तो आपका सिंक्रोनाइजिंग जो वोल्टेज है वो जीरो हो गया, आपका फेज सीक्वेंस में तो चलो ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपकी जीरो हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्टर आगे सप्लाई नहीं भेजेगा, यहीं कहीं रोक देगा इसको, तो ये बैक नहीं जाने देगा। जिससे क्या होगा, कुछ भी मिस हैपनिंग होने से बच जाता है, तो इसको एंटी आइसलैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना अच्छा कोई नहीं समझाएगा जो इन्वर्टर की डाटा शीट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, पावर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेशन वो तो हो गई। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मोड, ये RS 45 पोर्ट है, 485 है। ठीक है, और 25 ईयर का डाटा स्टोरेज है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो मैंने आपको बता चुका हूँ, टोपोलॉजी ट्रांसफॉर्मलेस IP65 जो बताया था। आउटडोर स्ट्रिंग है, तो आउटडोर में आप इसको यूज कर सकते हो, तो आउटडोर प्रोटेक्शन के लिए इसमें है। ह्यूमिडिटी रेंज ये है, ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड, तो आपका नॉइस वॉइस और डायमेंशन वगैरह आ गई। तो आपको इन्वर्टर की डाटा शीट क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको ये क्लियर कर दी है, तो आपको नोट कर लेना ये चीजें इन्वर्टर डाटा शीट में। अब आ जाते हैं हम इन्वर्टर पर, ये इन्वर्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब इंट्रोडक्शन इन सोलर सिस्टम इन्वर्टर देख लो। इट इज ए डिवाइस कन्वर्ट डायरेक्ट करंट, वो तो आपको पता है इन्वर्टर करता क्या है, डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या वर्क करता है ये आपको स्लाइड में प्रोवाइड प्रोवाइड करा दूंगा, तो क्लियरली है। जो एफिशिएंसी मैंने आपको दिखाई थी, ये एफिशिएंसी ये है। देखिए टाइप्स ऑफ इन्वर्टर जो होता है, सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रिंग इन्वर्टर, ये शो किया हुआ डायग्राम में, देखिए स्ट्रिंग इन्वर्टर, ये स्ट्रिंग इन्वर्टर शो किया हुआ, आउटडोर में देखो लगा हुआ है। इसकी रेंजेस इसमें दिखाया है, तो जो मैंने बताया था आपको 1 to 100 किलोवाट। String inverter is a long time market and oldest available option to this. These kind of inverter are connected to multiple string of solar panel. जो बताया था मल्टीपल स्ट्रिंग को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ये सोलर पैनल फॉर कमर्शियल, ये किसके लिए, फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एप्लीकेशन। ठीक है, स्ट्रिंग इन्वर्टर आर टिपिकली रेटेड बिटवीन, वो तो बताइए, पीक एफिशिएंसी इसकी देख लो। दिस साइज ऑफ स्ट्रिंग इन्वर्टर इन किलोवाट, वो तो चलो ठीक है बताए। एंड वाटेज ऑफ सोलर पैनल यू विल डिटरमाइन हाउ टू मैनी पैनल। अब जो सोलर पैनल की आप कितनी वाटेज को करके कन्वर्ट बना के कितना जोड़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विदाउट वेस्टिंग एनर्जी। ठीक है, स्ट्रिंग इन्वर्टर अफेक्टिंग अफोर्डेबल सॉल्यूशन। देखो स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम में यूज होता है, मैंने बताया इससे बड़ा तो आपका सेंट्रल इन्वर्टर है। when the panels have little low setting। अब इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इन्वर्टर लगा रखा है, ये इन्वर्टर है। तो क्या होगा, अगर शेडिंग वगैरह इस पे क्रिएट होती है, तो इसी इन्वर्टर के पावर पे इसका प्रॉब्लम आएगी कि कम हो जाएगी, पावर आउटपुट जो है इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके जो स्ट्रिंग पे शेडिंग आ रही है। पर और तो पावर 100% देती रहेगी, लेकिन अगर सेंट्रल इन्वर्टर में करते हुए चीज, तो अगर एक स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो तो सब इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो सभी स्ट्रिंग के जो पावर आउटपुट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर को, सेंट्रल इन्वर्टर को आपको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो देखना पड़ता है कहीं शेडिंग सीन क्रिएट तो नहीं हो रहा है, तो ये चीज को ध्यान रखना पड़ता है। स्ट्रिंग में देखो दिखाओ कि स्ट्रिंग इन्वर्टर है बेस्ट सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम। देखो ये स्ट्रिंग इन चीजों के लिए बेस्ट सूट करता है। ठीक है, अब माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है कि ये हर मॉड्यूल के बाद लगता है,
ठीक है। अब इसको मॉड्यूल हो गया, हर मॉड्यूल के बाद तो लगता है तो एमपीपीटी वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। हर मॉड्यूल से आपका आउटपुट एसी निकलेगा, एसी आउटपुट क्लियर होके कॉमन होके आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म वगैरह में जैसे भी है जहां भी ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कॉस्टली पड़ जाता है। ये हर मॉड्यूल के बाद लगना है इसको, एक तो कॉस्टली पड़ता है, दूसरा फिर जो सोलर पावर प्रोजेक्ट में स्पेस का प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग इन्वर्टर तो एक ही जगह लगेगा, पर ये तो हर मॉड्यूल के पास लगेगा, तो हर मॉड्यूल के पास थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मेंटेनेंस वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी खोलने वगैरह को वो बंद करने के लिए, या मैन के लिए अनमैन पावर के लिए अप्रोच होनी चाहिए इसके बाद पहुंचने के लिए, तो इस थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देखो आपको ये बता रहा होगा, इन्वर्ट माइक्रो इन्वर्टर, सोलर माइक्रो इन्वर्टर इन कॉन्ट्रैक्ट विद इन्वर्ट कनेक्टिव सिंगल सोलर मॉड्यूल टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। ठीक है, देखो सिंगल मॉड्यूल टू कन्वर्ट बताया जो है ना आपको सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, वन ऑफ द मैन कन्वेंशनल स्मॉल अमाउंट ऑफ शेडिंग, इसमें शेडिंग का तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम खत्म हो गया, जिस मॉड्यूल पे शेडिंग है उससे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसके अलावा पूरी स्ट्रिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस शेडिंग के मामले में स्ट्रिंग इन्वर्टर से भी ज्यादा बेटर है, स्ट्रिंग है, शेडिंग है, डेवरेज और ठीक है, और कंप्लीट फेलियर में डू नॉट रिड्यूस द आउटपुट ऑफ इंटायर, देखो पूरी जो एरे है उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईच माइक्रो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर बहुत तो मैंने बता दिया, which optimize the power output of the solar energy optimize monitoring and maintenance are easier। अब वो तो मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस आर इजियर तो होगी इसमें, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर है, एक छोटा उसके पैनल पे लगे हुए, तो इसकी मेंटेनेंस हम वो अगर एक पैनल में बंद भी पड़ जाता है 2-3 दिन के लिए, तो आपको उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगी आउटपुट में, तो आप उसको जब टाइम मिले तब उसको कर सकते हो सही। तो इसके कई चीज फायदे हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग वेबसाइट इजी है, क्योंकि प्रोड्यूस ऐप भी है, वेबसाइट भी है, तो मॉनिटर भी इसके आउटपुट पावर को मैनेज करने के लिए वेबसाइट भी और ऐप भी अवेलेबल है। और दूसरी बात इसके लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, मार्केट नई नई है, इसके मैन्युफैक्चर कम है, तो इजिली अवेलेबल नहीं हो पाती मार्केट में, एक तो ये भी प्रॉब्लम है। डिसएडवांटेज इंक्लूड स्टिल रिलेटिव न्यू टेक्नोलॉजी में बताया था, एंड दे आर ऑन स्मॉल नंबर में, जो बताया तो वही है, मोर एक्सपेंसिव देन स्ट्रिंग इन्वर्टर, वो तो हो गई, कुछ सभी उस पर लगेगा मॉड्यूल तो ये एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगी। ये वहां ज्यादा यूज करना है जहाँ पर शेडिंग का इशू होता हो, तो इसलिए इसको वहां पे ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। क्लियर है। अब सेंट्रल इन्वर्टर, सेंट्रल इन्वर्टर देखो हाई कैपेसिटी इन्वर्टर, देखो डिजाइन टू लार्ज पावर, तो बताया ही था आपको, लाइक ए सोलर, इन्हें सोलर फॉर्म में यूज कर सकते हो, लाइक ए लार्ज डिजाइन टू हैंडल मोर पावर, देखो मोर पावर जो आपको होता है सेंट्रल आर नॉट यूज फॉर रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल में आप कर नहीं सकते, कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, तो रेसिडेंशियल कहाँ से करोगे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम और होती है, इसको आउटडोर टाइप में कमाते हैं, इंडोर टाइप के होते हैं, तो इसमें आपको छत वगैरह काफी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। देखो ऑल दी मॉड्यूल स्ट्रिंग मर्ज टू ए वन सिंगल इन्वर्टर, जितनी भी सारी स्ट्रिंग है उनको आपको इसके साथ मर्ज करना पड़ता है। अगर शेडिंग किसी पे कुछ आ गई, जो मैं बता रहा था आपको, तो पूरे उसमें प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट के आउटपुट में प्रॉब्लम आ जाएगी। एडवांटेज तो लो कॉस्ट है कि सिंगल लगाना पड़ता है, हायर पावर, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, देखो कहाँ पर रखना, प्लेस इन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, जो आपको मैं बोल रहा था, इसको शेडिंग वगैरह है कमरे के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंट्रल में है हाई रेटिंग ऑफ डीसी वोल्टेज, इस वजह से हाई रिस्क फैक्टर है, इट आल्सो नॉट इजी टू रिप्लेस। ठीक है, जनरली ग्रिड इन्वर्टर डिजाइन फॉर आउटडोर यूज, आउटडोर यूज के लिए तो ही almost most of grid inverter are not weatherproof, they are generally mounted indoor, देखो लिखा भी है close to the battery bank, as a rule inverter designed for outdoor use may install either outdoor or indoor, however indoor inverter can easily be installed indoor. The great majority of grid types inverter available today are designed to auto systems, all major देखो विंड रेन इनसे जो भी है वो तो चलो मैं बता ही दिया हूँ, बहुत टेम्परेचर बता दीजिए, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। चलो इसमें आप कोई नहीं, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखा देता हूँ।
देखो टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर जो मैंने आपको बताया था, देर आर 3 मेन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिड टाइड solar inverter, micro, string and central these article discuss the basic of what inverter is, type advantage disadvantage जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्लियर। माइक्रो, सबसे पहला माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉल बॉक्स लोकेटेड एट द बैक और शिफ्टेड एवरी क्लोज टू द सोलर पैनल। हर सोलर पैनल क्लोज जिसको लगाना है डीसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिंगल सोलर पैनल से, तो मैंने कहा सिंगल सोलर पैनल से जो क्रिएट होगा उसको आउटपुट करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर। अब ये देखो स्ट्रिंग इन्वर्टर दिखाया हुआ है, फोटो में देखो, ये एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, ये गई इस पे स्ट्रिंग इन्वर्टर पे और वो डीसी पे करके चली गई। अब ये देखो ये फायदा क्या होता है स्ट्रिंग इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर में। देखो अब देखो ये स्ट्रिंग पूरी पे अगर शेडिंग एक पे भी आई तो पूरी देखो शेडिंग इस पे पूरा क्रिएट हो गई। आप देखो पूरे पे शेडिंग क्रिएट हो गई, तो इसका क्या आउटपुट क्या 50% पूरा हो गया। ठीक है स्ट्रिंग इन्वर्टर में। तो अगर ये चीज इस पर हो रहा है तो सेंट्रल इन्वर्टर में क्या होगा, सेंट्रल इन्वर्टर में सारी स्ट्रिंग्स का पूरा जो 50% आउटपुट हो जाएगा। अब माइक्रो इन्वर्टर में लगाने का फायदा देखो, ये 100%, ये 100। अब जो शेडिंग वाला है, शेडिंग वाला सिर्फ शेडिंग वाला ही रह गया। तो ये फायदा है माइक्रो इन्वर्टर का। तो इसका क्या हो गया, इसके अगर चार को तो करोगे, मान लो सपोज इसकी 10-10 किलोवाट थी, तो 5-5-5 20 किलोवाट हो गई। अब इन सब की 10-10 किलोवाट और 30 किलोवाट, तो यही हो गई, प्लस 5 35 किलोवाट हो गई। ये होता है 35 किलोवाट का। देखो कौन प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल है, पर ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि हर मॉड्यूल के बाद इंस्टॉल होता है, तो थोड़ा कॉस्टली तो रहेगा ही। क्लियर। और नई टेक्नोलॉजी जो बताया मैंने। देखो माइक्रो इन्वर्टर एडवांटेज, पैनल लेने, देखिए वो तो हर पैनल में एमपीपी ट्रैकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। इंक्रीज सिस्टम अवेलेबिलिटी, एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग पैनल विल नॉट हैव सच इम्पैक्ट ऑन इंटायर, पूरी एरे पे कोई सिंगल मॉड्यूल का प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमने बोला अगर बाई चांस प्रॉब्लम भी आ जाती है तो आप उसको छोड़ सकते हो कुछ टाइम के लिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है। और पैनल लेवल की मॉनिटरिंग आसानी से हो जाती है क्योंकि ऐप वगैरह सभी इसमें अवेलेबल है, आपको बताया था। लोअर डीसी वोल्टेज इंक्रीज सेफ्टी, नो नीड्स ऑफ केबलिंग रिक्वायरमेंट। अब देखो अब डीसी वोल्टेज का कम होता है। ठीक है। डीसी वोल्टेज कम होने से सबसे पहले तो इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी किसी को प्रॉब्लम नहीं ना होगी, ना ह्यूमंस को ना इक्विपमेंट को। ठीक है। क्योंकि वहीं को ही हो जाता है। अब जो केबल आपकी चाहिए होती है कि स्ट्रिंग इन्वर्टर का आपको केबल ले जानी है, डीसी केबल लंबी लंबी दूर तक यहीं कहीं अटैच होती जाएगी। ठीक है। तो सीधा बाद में आउटपुट आपको एसी केबल ले जानी पड़ेगी। तो ये भी आपका बच जाता है नो नो फॉर केबलिंग रिक्वायरमेंट कंज्यूम। ठीक है। क्लियर है। अब डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी को तो इंक्रीज कर ही रहा है आप। हाँ किस लिए आप सबसे अच्छा इसका डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, आप इसका ओरिएंटेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर एक ओरिएंटेशन अगर स्ट्रिंग वाले में कुछ या टिल्ट एंगल या ओरिएंटेशन में जरा सा भी फर्क होता है तो पूरी स्ट्रिंग पर उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर एक मॉड्यूल का आपका लेवलिंग का भी अगर प्रॉब्लम होता है, मान लो टिल्टेड लेव आपका नीचे सरफेस लेवल नहीं है, लेवल ना होने के बाद भी अपने पैनल लगा दिए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उसी पैनल के आउटपुट पे थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन दूसरे जो पैनल से वो आउटपुट प्रॉपर देते रहेंगे। तो वो चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है। क्लियर। increase yield from the site we suffer from over shading as one shaded module does not drag, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो कि अगर एक मॉड्यूल पर शेडिंग आते तो पूरे उस पर प्रॉब्लम नहीं होती। देखो हाँ अब इसके लिए स्ट्रेंथ लेंथ स्ट्रिंग लेंथ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर हर में ऐसा नहीं है कि उसमें एमपीपीटी रेंज बनानी पड़ेगी इन्वर्टर के लिए। आपके इन्वर्टर के लिए अब जैसे सपोज का जो टाइम मैं बता रहा था 250 वोल्ट से लेके 960 वोल्ट तक था, तो अब ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सबसे एसी आउटपुट निकलेगा, एसी आउटपुट ले जाके सीधा जहाँ जोड़ना है एसडीवी पे ले जाके सीधा इन्वर्टर पे मतलब चाहे ट्रांसफार्मर में दे दो चाहे ग्रिड को दे दो, जिसको भी देना है दे दो। ठीक है। तो ये इसमें भी इसका ये एडवांटेज हो गया। ये स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। एबिलिटी डिफरेंस में हाँ अब इसमें क्या होता है आपको जो मैंने बताया था कि जैसे MC4 कनेक्टर है पैनल है, अगर वो सिंगल
अगर ये एक मेक का है तो ये दूसरा मॉड्यूल भी सेम मेक का होना चाहिए, सबको सेम मेक के होने चाहिए पूरे स्ट्रिंग का, चाहे आपका MC4 कनेक्टर है चाहे पैनल है, ठीक है, सारा सेम मेक का होना चाहिए। पर इसमें ये चीज की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर गलती से आपके पास दूसरे मेक का भी अवेलेबल है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल का आउटपुट अलग है, दूसरे मॉड्यूल का आउटपुट अलग है, आपको वोल्टेज ही मैच करना है, बस वोल्टेज आपको मैच करके चलना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेज है। क्लियर? अब डिसएडवांटेज देखो इसके क्या है। हायर कॉस्ट इन टर्म ऑफ डॉलर पर, ठीक है, ये तो बताई था आपको, करेंटली अप टू डबल द कॉस्ट, तो वो बताया कि हायर कॉस्ट हो ही जाएगी, हर मॉड्यूल के बाद लगेगा तो कॉस्ट तो स्ट्रिंग से डबल से तो हो ही जाती। हाँ, वो जो आपको बताया था कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, अरे उसके पैनल के बाद लगना है, पैनल लगने के बाद अगर स्पेस नहीं है, स्पेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बंदे को पहुंचने की जगह है कि नहीं है, चीजों में सब दिक्कत आ जाती है, जो मैंने आपको डिसएडवांटेज पहले बताया था। गिवन देयर पोजीशन इन एन इंस्टॉलेशन सम माइक्रोवेव में हैव इशू इन एक्सट्रीम हीट, ठीक है, क्योंकि पोजिशनिंग के चक्कर में कभी ऐसा एरिया है वो जहाँ पे मतलब टेम्परेचर वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम होती हो, डस्टी एरिया हो, तो वहाँ हीट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर सिंगल इन्वर्टर आपको कहीं भी रख सकते हो अलग से, अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर या सेंट्रल इन्वर्टर आपको शेडिंग के अंदर भी कहीं भी रख सकते हो, इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि बहुत यूनिट्स हो गई एक साथ एक एरे में, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ जाएगी, ये भी एक एडवांटेज हो गया। क्लियर है? अब स्ट्रिंग इन्वर्टर देखो, स्ट्रिंग इन्वर्टर इज द टाइप ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन होम कमर्शियल सोलर पावर सिस्टम। It is a largest box that is often situated some distance away from the solar array. Solar array से थोड़ा दूर रखना ही पड़ता है, depending upon the size of installation. String inverter advantage allow for high design flexibility. वो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ तो करेगा ही, क्योंकि एक स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टर लग रहा है तो आप स्ट्रिंग को मैच करते हुए चल सकते हो, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, हाई इफिशिएंसी तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये पर स्ट्रिंग से वो बनते जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसकी इफिशिएंसी हाई होगी कि सिंगल कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं रोज। थ्री फेज वेरिएशन अवेलेबल, लो कॉस्ट, थ्री फेज वेरिएशन अवेलेबल तो है ही, क्योंकि आपको एक इन्वर्टर से आउटपुट जो आपको निकलेगा थ्री फेज ही निकलेगा, आपको बस वोल्टेज मैच करना, वोल्टेज मैच करने के बाद थ्री फेज आउटपुट निकलेगा। उसका क्या है कि माइक्रो इन्वर्टर में क्या है कि वोल्टेज एक एक उसका अप डाउन हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो सिंगल आउटपुट निकलेगा। लो कॉस्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट ज्यादा उसकी बढ़ जाती है माइक्रो इन्वर्टर की। वेल सपोर्टेड, ठीक है, क्यों पुरानी टेक्नोलॉजी होगी इसलिए वेल सपोर्टेड तो है ही, वायर सब अवेलेबल है। रिमोट सिस्टम मॉनिटरिंग, उसको देखो बताया था कि ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं, रिमोट सिस्टम से भी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है इसकी। क्लियर है? जहाँ वैसा अर्बन एरिया है वहां से भी इसको मॉनिटर किया जा सकता है वगैरह, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देख लो, वो तो नॉन पैनल लेवल एमपीपीटी है ही, आपको बताया था कि एक एमपीपीटी में कि बराबर लेवल के वो लगने चाहिए, तो आपको एमपीपीटी पे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें एमपीपीटी से प्रॉब्लम आती नहीं माइक्रो इन्वर्टर में। नो पैनल लेवल मॉनिटरिंग, अब जैसा उसका तो बताया था कि हर उसका ऐप वगैरह ये होता है, तो इसका तो क्या सिंगल मॉनिटरिंग होती है। अब किस पैनल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो पता नहीं चलेगा ना, उसमें क्या किस पैनल पे प्रॉब्लम आ रही है आसानी से पता चल जाता है। आपको इसको पूरी स्ट्रिंग को चेक करना पड़ेगा, तो पूरी स्ट्रिंग को चेक करना पड़ेगा, तो इसमें पैनल के थ्रू नहीं पता चल रहा, पैनल ये तो बस ये बताते रहे इस स्ट्रिंग में ये वोल्टेज कम आ रहा है, पर ये बता देगा, पर उस स्ट्रिंग में कौन से पैनल वगैरह पे है तो वो तो आपको पता नहीं चल रहा है ना, तो ये चीज इसमें ये चीज बताई गई है।
ठीक है। हाई वोल्टेज लेवल प्रेजेंट एट पोटेंशियल सेफ्टी। अब जो हाई वोल्टेज है तो वो सेफ्टी का प्रॉब्लम हो ही जाएगा। अगर कोई फॉल्ट आएगा तो ह्यूमन के लिए हजार्डस है, इक्विपमेंट के लिए भी हजार्डस है। ठीक है, तो ये जो है तो है ही। अब सेंट्रल इन्वर्टर पे आ जाओ, ये सब स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। such a large array installed in building, industrial facility as well field installation, they are basically just a very large string inverter होता है। वो तो बताया था एडवांटेज ऑफ फुल इन्वर्टर। अब एक इन्वर्टर लगा रहे हो तो कैपिटल प्राइस पर वाट ये कम हो जाएगी, इफिशियंसी भी हाई हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्टर की इफिशियंसी हाई हो जाएगी। इफिशियंसी मतलब ये है कि उसको जितना डीसी आउटपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो एसी आउटपुट दे देगा। तो वो सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ईज इंस्टॉलेशन तो होना ही है, क्योंकि एक इंस्टॉल सिंगल यूनिट को बिठाना है, कहीं बिठा दो, उस तक ले जाना है सारी चीजों को, स्ट्रिंग्स वगैरह के आउटपुट वगैरह को। ठीक है। अब डिसएडवांटेज एक तो साइज है ही, और ये नॉइस तो बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, इसका साइज बड़ा है ही, नॉइस भी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। जब भी सेंट्रल इन्वर्टर पर जाओगे तो बहुत तेज आवाज आती है। अब ये अगर ये फेल हो गया तो पूरे आपका प्लांट ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये सिंगल पॉइंट पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इंटायर सिस्टम फेलियर, ये इकलौता सिंगल पॉइंट है कि पूरे इंटायर सिस्टम को फेल होने का। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसकी डाटा शीट पढ़ना मैंने आज सिखा दिया है इन्वर्टर की। तो आज आपका इन्वर्टर का टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं तक का था।